अगर क्लोज टेस्ट आपको परेशान करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस मटेरियल बन सकता है। कंडीशन बस ये है कि आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाएं, आप मेरे साथ साथ अपने आंसर्स ट्राई करते जाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ क्यूइंग। हम कॉम्प्रिहेंशन के कई सारे वीडियोस ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। उसी सीरीज में एक और वीडियो है जिस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ सेलेक्टेड क्लोज टेस्ट। जो बच्चे पहले से पढ़ते आ रहे हैं मुझसे, उन्हें पता है मैं कैसे पढ़ाता हूँ क्लोज टेस्ट को। जो बच्चे नए हैं उनके लिए एक बार फिर से दोहरा दूं, इस क्लोज टेस्ट को और आने वाले जो भी इस वीडियो से क्लोज टेस्ट है, हम उनको दो बार पढ़ेंगे। पहली बार जब हम उसे पढ़ेंगे तो हमारा पूरा फोकस समरी समझने पर होगा, पूरा फोकस टोन समझने पर होगा, ये देखने पर होगा कि पैसेज है किस बारे में और क्या मैसेज कन्वे कर रहा है। जब हम सेकेंड बार इसकी रीडिंग करेंगे तो हमारा पूरा फोकस होगा ब्लैंक्स को फिलअप करने में। मतलब हर एक क्लोज टेस्ट को एटलीस्ट आपको दो बार पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। उससे आपकी जो एक्यूरेसी है वो भी बढ़ेगी, साथ ही साथ में जितना टाइम आपको लग रहा है अभी पढ़ने में वो टाइम भी डिक्रीज होगा। चलो स्ट्रेट अवे सवाल पर आते हैं। एक क्लोज टेस्ट है आपके सामने, छोटा सा है, ठीक है, 5 ब्लैंक का है। ये प्रीवियस ईयर सवाल है एसएससी का, पर कुछ अच्छे सवाल हैं, कुछ टफ सवाल हैं, कुछ लंबे सवाल भी हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम आज इस वीडियो में सब देखेंगे। पहले इससे शुरू करते हैं। क्या लिखा है, पहली बार जब पढ़ेंगे तो समझने के लिए पढ़ेंगे, ठीक है ना। लिखा है कि वन ऑफ द डैश एफिशिएंट सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। लिखा हुआ है कि जो डैश एफिशिएंट सिस्टम है हमारी ह्यूमन बॉडी का, वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। जिस तरीके से ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो होता है, जो सर्कुलेट होता है ब्लड, वो कैसे होता है, वो एफिशिएंट सिस्टम है, उसी के बारे में शायद ये पैसेज है पूरा का पूरा। It is considered to be made up of complex and delicate blood vessels which dash blood to and from the heart. लिखा हुआ ऐसा माना जाता है कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये कॉम्प्लेक्स और डेलिकेट ब्लड वेसल से बना है, जो कि हमारे बॉडी से और हमारी बॉडी का जो ब्लड है उसको डैश करते हैं। दिस सिस्टम कंप्राइजेस आर्टिलरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। अगर बात की जाए सर्कुलेटरी सिस्टम के इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है, तो यहाँ पे लिखा है कि आर्टिलरीज है, वीन्स है जिनको हम नस कहते हैं, कैपिलरीज है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं इरिलेवेंट एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, क्योंकि इससे से एसएससी बहुत बार सवाल पूछती है, तो जब दिख जाता है तो रह नहीं पाता बिना बताए। कंप्रीजेस से एसएससी बहुत सवाल पूछती है। हमेशा कंप्रीज के बाद क्या करके देते हैं, वो ऑफ करके देते हैं। सिमिलरली जैसे कि डिस्पाइट के बाद वो ऑफ करके देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो दोनों वर्ड्स है ना, कंप्रेस हो जाए या डिस्पाइट हो जाए, इनके बाद ऑफ नहीं आता। इसको कहीं पे नोट कर लेना, ठीक है। कंप्रेसेस ऑफ और कंसिस्ट ऑफ में कंफ्यूजन पूछा जाता है, ठीक है। एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है कि कंसिस्ट ऑफ को ही कंप्रेसेस कहा जाता है, इसलिए कंप्रेस के साथ कभी ऑफ नहीं आता। सिमिलरली इंस्पाइट ऑफ को ही डिस्पाइट कहा जाता है, इसलिए डिस्पाइट के बाद कभी ऑफ नहीं आता। तो आप नोट करके लिख लेना कि कंप्रेस और डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता, ठीक है। इससे बहुत सवाल बनेगा एग्जाम में। चलो बीच में आया तो मैंने सोचा बता दूं। पैसेज पढ़ रहे थे हम, तो मैंने क्या बोला, सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन बहुत इंपॉर्टेंट इसके फंडामेंटल्स होते हैं, आर्टिलरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। द ब्लड इज पुश्ड आउट ऑफ द हार्ट टू आर्टरीज डैश हाई प्रेशर। लिखा हुआ है कि जो ब्लड है ना वो आर्टरीज से पुश किया जाता है डैश हाई प्रेशर के साथ। डैश द आर्टरीज हैव थिक एंड मस्कुलर वीन्स। जो आर्टरीज होते हैं उसके बहुत मोटे और बहुत मस्कुलर वीन्स होते हैं, नस होते हैं। वीन्स ब्रिंग blood from all parts of the body and work as the purifying dash in the system। जो विंस है वो ब्लड लेके आता है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट से और वो एक प्यूरिफाइंग डैश की तरह काम करता है सिस्टम। कैपिलरीज ट्रांसफर ब्लड फ्रॉम आर्टरीज टू विंस, और आर्टरीज से विंस तक पहुंचाने का जो काम है ब्लड का, वो कौन करता है, वो कैपिलरीज करता है। तो बेसिकली ये लग रहा है कि किसी बच्चे की बुक से ये बायोलॉजी का एक चैप्टर उठा लिया गया है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, और उसी को डिफाइन किया गया, ठीक है। तो पैसेज समझना तो उतना मुश्किल नहीं है। हालांकि अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ी तो आपको आर्टिलरीज, वेन्स, कैपिलरीज समझने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। आ जाओ, देखने में तो आसानी लग रहा है, सॉल्व करते हैं। लिखा है वन ऑफ द डैश एफिशिएंट सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम क्या करेंगे, अब हम इंडिविजुअली इस लाइन को पढ़ेंगे और ये कोशिश करेंगे कि क्या फिलअप हो हम उसका अंदाजा लगा पाए। तो मोटा मोटा आप ये देखना कि इस ब्लैंक में क्या हो सकता है, फिर हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन उससे सबसे ज्यादा नजदीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि वन ऑफ द डैश एफिशिएंट सिस्टम्स। एफिशिएंट मतलब होता है कारगर, ऐसी कोई चीज जो बहुत अच्छी हो उसको एफिशिएंट कहा जाता है। तो लिखा है कि वन ऑफ द डैश एफिशिएंट सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्या हो जाएगा, वन ऑफ द मैनी एफिशिएंट सिस्टम्स। अगर आप बोलोगे कि बहुत सारे एफिशिएंट सिस्टम, उनमें से एक है,
हो सकता है। वन ऑफ द मोर एफिशिएंट सिस्टम्स, मोर नहीं हो सकता क्योंकि मोर का इस्तेमाल कंपैरिजन के लिए किया जाता है। यहां पे हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे थे, हम ये नहीं कह रहे थे कि हमारी बॉडी में बहुत सारी एफिशिएंट सिस्टम्स है, सर्कुलेटरी सिस्टम उनसे ज्यादा एफिशिएंट है, ऐसी कहीं बात नहीं की गई थी, तो मोर नहीं हो सकता। एक है मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम्स, ये हो सकता है। वन ऑफ द सेवरल एफिशिएंट सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, कि कुछ एफिशिएंट सिस्टम्स ह्यूमन बॉडी में, उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, ये भी ठीक लग रहा है। पर अब सवाल ये है कि तीनों तो ठीक लग रहा है, आंसर कौन सा होगा? तो यहां पे देखो इंपॉर्टेंस आती है कि आपने कितना लाइफ टाइम में रीडिंग किया हुआ है। क्लोज टेस्ट में पूरी दुनिया की परेशानी क्या है पता है, कि अगर जब आप सॉल्व करते हो आपको ए भी आंसर लगता है, आपको सी भी आंसर लगता है, आपको डी भी आंसर लगता है। अब एज अ टीचर हमारा ये रोल होता है कि जहां पे लॉजिक है, जहां पे ग्रामर है, हम आपके लिए वो पार्ट को फाइंड आउट करके दे दें कि यहाँ पे ये ग्रामर का एरर था, इस वजह से ये ऑप्शन नहीं हुआ। पर बहुत जगह पे क्या होता है ना कि ये ग्रामर नहीं लगता, बहुत जगह पे कॉमन सेंस लगता है, और बहुत जगह पे, इनफैक्ट सबसे ज्यादा जगह पे आपकी रीडिंग स्किल आपकी हेल्प में आती है, आपके रेस्क्यू में आती है। आपने अभी तक कितना पढ़ा है, आपका इंग्लिश का कंजम्पशन पर डे बेसिस पे कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑप्शन को चूज करोगे। मैं हमेशा ये एनालॉजी अपने पेड बैचेस में देता हूं, यहां भी मैं दे रहा हूं कि बनाना इंग्लिश में बिल्ड को भी बोलते हैं, मेक को भी बोलते हैं, कुक को भी बोलते हैं, पर हम घर को कुक नहीं करते, हम घर को बिल्ड करते हैं। हम खाने को मेक नहीं करते, हम खाने को कुक करते हैं। ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है जब आप बहुत बार रीडिंग कर लेते हो ना कि शी वाज कुकिंग फूड इन द किचन, आई एम अबाउट टू कुक माई फूड, तो आपको ध्यान आता है कि फूड के साथ कुक वर्ड ही एसोसिएट होता है। यही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप रीडिंग अच्छे तरीके से करोगे ना, तो ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन में आ जाती हैं, और ये अनकॉन्शियस तरीके से होता है। ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के सब सीखते हो, ये अनकॉन्शियस तरीके से आपने पढ़ा होगा कि वन ऑफ के बाद आमतौर पर सुपरलेटिव डिग्री और नाउन लगता है। अब ये कोई ग्रामर का हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसको रट्टा मत मार लेना। पर अब देखो प्रैक्टिस में हम कितनी बार बोलते हैं कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स। क्या बोला? वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स। I am one of the I am one of the richest persons. I am one of the richest persons, not richer person. इसका मतलब ये है कि वन ऑफ में आप जब यूज करते हो तो आमतौर पर इसका सेंस ये बनता है कि अगर मैं बेस्ट एफिशिएंट सिस्टम्स की बात करूं हमारी बॉडी में, तो उनमें से एक है सर्कुलेटरी सिस्टम, विच मीन्स वन ऑफ के बाद यहां पे कोई सुपरलेटिव डिग्री होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, मैनी सुपरलेटिव डिग्री में नहीं है, सेवरल सुपरलेटिव डिग्री में नहीं है, पर मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री में है। तो आंसर क्या होगा यहां पर? मोस्ट। अब जो बच्चे लगातार रीडिंग करते हैं उनको ये बहुत बच्चों वाला सवाल लगा होगा, उनको लग रहा होगा मैं इतना टाइम क्यों दे रहा, इतना सिंपल ऑप्शन तो है। पर मैं उनको एड्रेस कर रहा हूं जो रीडिंग नहीं करते, जो बचते हैं रीडिंग करने से। अब ये मत बोलना कि सर रीडिंग करते हैं पर समझ नहीं आता। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं इसके ऊपर कि रीडिंग नहीं समझ आती तो क्या करना चाहिए आपको। मैक्सिमम लोग, और मैं इसमें 90% इंक्लूड करूंगा, जो सिर्फ और सिर्फ बातें सुनते हैं, एक्शन नहीं लेते, तो फिर जो भी इतने सालों में वो आगे भी आपके साथ होगा। अनफॉर्चुनेटली यू विल जस्ट बी एन स्पेक्टेटर, क्योंकि आप खुद की जिंदगी में कुछ नहीं बदलना चाहते तो दूसरा क्या ही कर लेगा। इट इज कंसिडर्ड टू बी मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड डेलिकेट ब्लड वेसल्स विच डैश ब्लड। क्या लिखा हुआ है कि ऐसा माना जाता है कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये कॉम्प्लेक्स और डेलिकेट ब्लड वेसल से बना है। विच डैश ब्लड, यहां पे कोई वर्ब आने वाला है, जिस वर्ब का एंटीसीडेंट, जिस वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा? विच का एंटीसीडेंट कौन होगा? वेसल्स। मतलब यहां पे कोई प्लूरल वर्ड है, प्लूरल नाउन है, इसके लिए यहां पे कोई वर्ब आ रहा है तो ये वर्ब प्लूरल में होना चाहिए। कैरी, क्लीन, कैच, गिव, आपको दिख रहा है चारों V1 में, चारों प्लूरल में। अब देखो प्री और मेंस के क्वेश्चन में क्या डिफरेंस हो जाता है भाई? डिफरेंस ये हो जाता है कि अगर ये प्री का पेपर होता ना तो 3 जगह पे V5 दिया होता, जहां पे आप फटाक फटाक काटते कि ये तो सिंगुलर है, ये आंसर नहीं हो सकता। यहां देखो चारों प्लूरल में दिया हुआ है, ठीक है, तो ये डिफरेंस हो जाता है। अब देख लो यहाँ पे क्या हो सकता है आंसर। क्या लिखा हुआ है कि ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डेलिकेट ब्लड वेसल है, जो कि ब्लड पहुंचाता है और ब्लड ले जाता है हार्ट से। जो ब्लड पहुंचाता भी है हार्ट को, जो ब्लड ले भी जाता है हार्ट से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? विच कैरी हो सकता है, विच क्लीन ब्लड टू। देखो अगर आप ये लॉजिक लगाओगे कि सर ये ब्लड क्लीन करता, तो चलो ठीक है, मान लिया ब्लड क्लीन करता, फिर यहाँ पे टू क्या कर रहे हैं? टू तो नहीं हो सकता, हम सिंपली बोलेंगे विच क्लीन ब्लड। फिर यहाँ पे टू एंड फ्रॉम क्यों लिखा हुआ है? इसका मतलब क्लीन तो नहीं हो सकता। विच कैच ब्लड टू एंड फ्रॉम, जो कैच पकड़ता है, मतलब जो पकड़ता है खून को हृदय से, पहुंचाता है खून को हृदय से, क्या सेंस है भाई? विच गिव ब्लड टू एंड फ्रॉम। देखो अगर हम गिव लगाएं तो इसके लिए टू तो सही है, पर क्या कभी आपने गिव के साथ फ्रॉम सुना है? ही गिव द मनी फ्रॉम यू, नहीं, गिव के साथ टू लग सकता है पर फ्रॉम नहीं लग सकता। यहां में एक ऐसा वर्ब चाहिए जिसके साथ ये प्रीपोजिशन भी करेक्ट है और ये प्रीपोजिशन भी करेक्ट है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता।
फिर एक ही ऑप्शन बचता है विच कैरी ब्लड टू, जो पहुंचाता है, एंड फ्रॉम द हार्ट, वहां से लेके भी आता है. दिस सिस्टम कंप्राइजेस आर्टिलरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. द ब्लड इज पुश्ड आउट ऑफ द हार्ट टू आर्टरीज डैश हाई प्रेशर. ठीक है, लिखा हुआ है ब्लड जो है वो पुश होता है आर्टरीज में डैश हाई प्रेशर, फ्रॉम हाई प्रेशर. देखो आप पुश करने की बात कर रहे हो, पुल करना कहते हो तो हम यहाँ फ्रॉम यूज करते हैं. फ्रॉम मतलब होता है किसी चीज से अलग करना. आप जब किसी चीज के अंदर पुश कर रहे हो तो वहां पे फ्रॉम कैसे यूज करोगे? द ब्लड इज पुश्ड आउट ऑफ द हार्ट टू आर्टरीज इन हाई प्रेशर. नहीं, देखो इन हाई प्रेशर तो नहीं हो सकता. हाई प्रेशर के साथ बोलना चाहते हो तो विथ हाई प्रेशर बोलो, राइट? यहां पे इन लिखा हुआ था, विथ भी नहीं है, ऑप्शन में कहीं विथ नहीं है. अच्छा, ऑफ हाई प्रेशर हो सकता है क्या? द ब्लड इज पुश्ड ऑफ द हार्ट टू आर्टरीज ऑफ हाई प्रेशर. हाई प्रेशर का ब्लड नहीं, हाई प्रेशर से ब्लड. तो यहां पे अंडर बोल सकते हैं क्या? हाँ जी, अंडर बोल सकते हैं कि अंडर हाई प्रेशर ये पुश किया जाता है. एक ही ऑप्शन ठीक लग रहा था. आगे बढ़ेंगे. डैश द आर्टरीज हैव थिक एंड मस्कुलर वीन्स. अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, बट द आर्टरीज हैव थिक एंड मस्कुलर वीन्स. बहुत इंपॉर्टेंट है जो बात बता रहा हूं, सुनना आगे. अगला लाइन पढ़ना, वीन्स ब्रिंग ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि इस लाइन का इस लाइन के साथ कोई कनेक्शन है? मुझे तो दोनों इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है. यहां बोला जा रहा है कि आर्टरीज के थिक और मस्कुलर वीन्स होते हैं, यहां बोला जा रहा है वीन्स जो है ब्लड लेकर आता है. आर्टरीज कहां चला गया? इसके साथ तो कोई कनेक्शन नहीं है. अच्छा, यहां पे अगर कोई, मैं क्यों बोल रहा हूं ये, क्योंकि देखो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ था, बट. बट का मतलब क्या होता है? लेकिन. हम लोग कहां यूज करते हैं? जहां पे हम कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाहते हैं, मतलब हम दो सेंटेंस को बट से जोड़ रहे हैं जिसमें से एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है. मैं ये बोलना चाहता हूं कि ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, पॉजिटिव बात, बट आई डोंट ट्रस्ट हिम, लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं, नेगेटिव बात. अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर हम यहां पे बट प्लेस करते हैं, ध्यान से सुनना, तो ये भी जो सेंटेंस है इसका आगे पीछे किसी सेंटेंस के साथ कोई रिलेशन होना चाहिए जिसमें ये पॉजिटिव बता रहा हो तो दूसरा नेगेटिव बता रहा हो. पर इसके पहले वाले सेंटेंस में भी कहीं हमें ऐसा नहीं मिला, ना इसके बाद वाले सेंटेंस में कहीं हमें ऐसा मिल रहा है. इनफैक्ट मैं तो यहां तक बोलूंगा कि इनका कनेक्शन बाद वाले सेंटेंस के साथ कुछ है ही नहीं. तो बट तो नहीं लग सकता क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस मिल नहीं रहा. अच्छा, सेम रीजन से ऑल्दो भी नहीं लग सकता क्योंकि ऑल्दो भी कॉन्ट्रास्टिंग चीजों को जोड़ता है ना. एक बच रहा है बिकॉज, एक बच रहा है देयरफॉर. ठीक है, बिकॉज का मतलब होता है कारण बताना. तो यहां क्या लिखा हुआ था कि ब्लड जो है वो पुश होता है आर्टरीज से हाई प्रेशर में, क्योंकि आर्टरीज के बहुत थिक और मस्कुलर वेन्स होते हैं. क्या ये रीजन है ब्लड के हाई प्रेशर में पहुंचने का? नहीं, तो बिकॉज तो सेंस नहीं बना रहा. फिर एक बच रहा है देयरफॉर. देयरफॉर का मतलब होता है कंक्लूजन है. थोड़ा गंदा हो गया, मैं क्लीन कर रहा हूं. देयरफॉर का मतलब है कंक्लूजन है भैया. कंक्लूजन ये है कि इसलिए आर्टरीज के बहुत हाई, बहुत मोटे और बहुत मस्कुलर वेन्स होते हैं. क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत मस्कुलर वेन्स होते हैं. क्या बोला गया इसके पहले लाइन से, अगर कनेक्ट करो आप, कह रहा था कि ब्लड जो है ना वो बहुत हाई प्रेशर से आर्टरीज में पंप होते हैं, इसलिए दैट्स वाई, जिसको हम देयरफॉर कहते हैं, इसलिए आर्टरीज के बहुत थिक और बहुत मस्कुलर वेन्स होते हैं. ये तो ठीक लग रहा है कि ये हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये हुआ. तो देयरफॉर तो बिल्कुल सटीक बैठ रहा है यहां पे. तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4. आई होप समझ पा रहे हो आप. अगला, वीन्स ब्रिंग ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड वर्क एज द प्यूरिफाइंग डैश इन द सिस्टम. वीन्स जो है वो बॉडी के हर पार्ट से ब्लड लेकर आता है और वो एक प्यूरिफाइंग डैश की तरह काम करता है, वो एक प्यूरिफाइंग स्टेज की तरह काम करता है, वो एक प्यूरिफाइंग कैंप की तरह काम करता है. देखो बॉडी के अंदर कैंप वर्ड तो फिट नहीं आएगा. वो एक प्यूरिफाइंग स्टैंड की तरह काम करता है, फिट नहीं आएगा. एक स्टेशन की तरह काम करता है. देखो प्यूरिफाइंग स्टेज या प्यूरिफाइंग स्टेशन, ऑब्वियसली प्यूरिफाइंग स्टेशन की तरह काम करता है. ठीक है, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो ट्रेन स्टेशन, बस स्टेशन वाला स्टेशन. स्टेशन का बेसिकली मतलब यहाँ पे रिलेवेंस ये है स्टेशन का कि एक ऐसी जगह है जहां पे ये काम किया जाता है, ठहराव कह लो इसको, उस सेंस में स्टेशन को यूज किया गया. ठीक है, तो पैसेज बढ़िया था. थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आप, क्योंकि इसमें एक साइंस का एक पैसेज है ये, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है अगर आपने, फिर से बोल रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम में आर्टिलरीज, वेन्स, कैपिलरीज अगर नहीं पढ़ा है तो थोड़ा मुसीबत हो सकता है. अदरवाइज ऑप्शंस तो काफी इजी थे. आएंगे पैसेज नंबर 2 पे. अब ये काफी लंबा पैसेज है. ठीक है, देख लो, एक पूरा पैसेज ये है, उसके बाद आधा पैसेज ये है, तो ये काफी लंबा पैसेज है.
एक बार पढ़ते हैं, रीडिंग डालते हैं, देखते हैं किसके बारे में, फिर फिलअप करेंगे। क्या लिखा हुआ है? Assam's Kaziranga National Park was dashed by severe flood in 2016 that destroyed 80% of the park's land and killed its wildlife। लिखा हुआ है असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, वो डैश हुआ था बहुत ही सीवियर, बहुत ही डेंजरस फ्लड से 2016 में। सीवियर का मतलब होता है दयनीय, ठीक है, बहुत मिजरेबल। उसकी वजह से क्या हुआ, 80% जो लैंड था उस पार्क का और उसके जो 80% वाइल्ड लाइफ था, जो जानवर उसके अंदर थे, वो सबके सब मर गए। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टेड काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन इंडिया। वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्ट, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज ने लिस्ट किया है काजीरंगा नेशनल पार्क, वो भारत में है। इट इज अ डैश एरिया विद द हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ये एक डैश एरिया है जिसमें दुनिया का सबसे ज्यादा टाइगर का पॉपुलेशन है एंड इज होम टू 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस। और दुनिया के 2/3 राइनोसोरस यहीं पाए जाते हैं, ठीक है। मान लो अगर दुनिया में 300 राइनोसोरस है तो उनमें से 200 यहीं पाए जाते हैं। इन एडिशन, इसके साथ साथ देयर आर अ लॉट ऑफ एलिफेंट्स, स्वैम्प डियर एंड वाइल्ड वाटर बफेलो इन दिस एरिया। इसके साथ कुछ और जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि एलिफेंट्स है, स्वैम्प डियर है, वाइल्ड वाटर बफेलो है, वो यहाँ पाए जाते हैं। Nearly 250 animals, including at least 21 horned rhinos, were killed in the devastating 2016 floods। लिखा हुआ है कि लगभग 250 जानवर, जिसमें 20 वन हॉर्न राइनोज भी थे, ऐसे राइनोज जिनका एक सिंग होता है, वन हॉर्न राइनोज जो है वो मारे गए थे डिवास्टेटिंग 2016 के फ्लड्स में। डिवास्टेटिंग का मतलब होता है जो बिल्कुल तोड़ कर रख दे, बर्बाद कर देने वाला। ओवर 200 animals were saved by the foresters including 9 rhino calves। लगभग 200 जानवरों को जो फॉरेस्टर्स थे, जो वहां पे जंगल की देखरेख करते हैं जो लोग, उन्होंने बचाया था। उसमें लगभग 9 राइनो के छोटे बच्चे थे। Sadly, we have very little control over the annual flood phenomena। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जो लगातार बाढ़ आते हैं ना, साल दर साल वहां पे बाढ़ आते हैं, इसके ऊपर हमारा बहुत कम कंट्रोल है। Due to significant climatic changes, the possibility that it will only get worse in the coming years is dash। क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट है उसमें बहुत ही ज्यादा मतलब भयंकर तरीके से सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से ये जो पॉसिबिलिटी है कि चीजें और खराब होंगी आने वाले सालों में, वो डैश है। Additionally, the dangers posed by road and highway encroachment as well as the increasing number of human settlements surrounding the park's core areas are a cause for concern। और बात यहाँ पे सिर्फ क्लाइमेट की नहीं है, बात ये भी है कि और भी खतरा है कि जैसे जब रोड बनाए जा रहे हैं, हाईवे बनाए जा रहे हैं, इससे धीरे धीरे करके पार्क का जो एरिया है ना, उसको गवर्नमेंट कवर करती जा रही है। मतलब इंक्रोचमेंट हो रहा है उधर, ठीक है, मतलब इलीगल तरीके से पार्क की जमीन भी हड़पी जा रही है। साथ ही साथ में जो घर बनाए जा रहे हैं, जो हम जैसे आम लोग उधर जाके बसने लगे हैं, उसके वजह से जो पार्क का कोर एरिया है वो भी खराब हो रहा है, ठीक है। In order to guarantee the complete safety of the wildlife and other inhabitants of the area, it is time we take that we plan some risk reduction measures। लिखा हुआ है कि ये गारंटी करने के लिए कि ये जो वाइल्ड लाइफ है ये कंप्लीटली सेफ रहे और उसके अंदर के जितने भी जानवर हैं वो कंप्लीटली सेफ रहे। अब वक्त आ गया है कि हम लोग कुछ स्टेप उठाएं जिससे इस रिस्क को कम किया जा सके। Because they are familiar with the river, its course and other relocation centers where wildlife can be sheltered, the local communities can support us। लिखा हुआ है चूंकि आसपास का जो एरिया है ना, उससे जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। चूंकि बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, उनकी मदद से ये चीजें ठीक की जा सकती हैं। Additionally, we must ensure that the animals are chained up during the disaster। लिखा हुआ है कि इसके साथ साथ हमें यह भी मेक श्योर करना चाहिए कि जब डिजास्टर हो तो कोई भी जानवर बंधा ना हो। बंधे होने से तो फिर उसके पास भागने की जगह भी नहीं है ना। Their likelihood of surviving floods is increased by 50% as a result। अगर ऐसा होता है कि उन्हें बांधा नहीं रखा जाए ना, तो उनके बचने के 50% चांस हो जाते हैं, वरना आधे ज्यादा जानवर शायद भाग ही नहीं पाए होंगे, इसलिए ये लाइन लिखा गया है। When combined with the dash provided by the public authority, conventional information by the local people can undoubtedly prevent animals from succumbing to the devastating events। लिखा हुआ है कि अगर उसे डैश के साथ कंबाइन कर दिया जाए, जो कि गवर्नमेंट या पब्लिक अथॉरिटी जो है वो प्रोवाइड करती है, कन्वेंशनल इंफॉर्मेशन जो है लोकल पीपल का, वो डेफिनेटली हेल्प कर सकता है एनिमल्स को, ताकि वो सकम्ब ना हो जाए। सकम्ब का मतलब होता है, देखो सकम्ब का बेसिकली मतलब होता है घुटने टेक देना, ठीक है। बट उसके साथ और भी आप वर्ड्स लगा सकते हो, जैसे मृत्यु हो जाने को भी सकम्ब कहते हैं, सकम्ब टू डेथ आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो इनकी मौत ना हो जाए, इसे बचाया जा सकता है। द लाइफ साइकिल इज एक्सट्रीमली डेलिकेट, और इसके लिए जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ही ज्यादा नाजुक है।
While preventing flooding would be beneficial for the animals, we must also recognize that these water levels supply the soil with essential nutrients. लिखा हुआ है कि हमें यह बात भी समझना चाहिए कि हमें सिर्फ बाढ़ से नहीं बचाना है, ये जो पानी है ना, ये जमीन के लिए जरूरी है, ठीक है। This in turn aids in the development of grasses. अगर ये पानी नहीं होगा तो वहां पे घास नहीं उगेगा। The base of the food chain is then formed by this. लिखा हुआ है कि अगर वहां घास नहीं होगा तो फूड चेन का जो सबसे लोअर लेवल है वो नहीं होगा। एनिमल्स वुड बिगिन टू डाई फ्रॉम अ लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इफ द फ्लड्स स्टॉप्ड। हम ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ ऐसा रीजन उठा लें कि भैया यहाँ पे बाढ़ ही नहीं आए, ऐसा नहीं कर सकते। बाढ़ आना भी जरूरी है। अगर बाढ़ नहीं आएगा तो वहां पे जो मिट्टी है उसको जरूरत का पानी नहीं मिलेगा, वहां घास नहीं उगेगा। चूंकि घास नहीं उगेगा जानवर खाएंगे क्या, और पूरा का पूरा फूड चेन जो है वो डिसरप्ट हो जाएगा, ठीक है। While it is our responsibility to dash wildlife, we must never negatively affect the life cycle. हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वाइल्ड लाइफ को डैश करें, लेकिन उसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम एक पूरा का पूरा जो लाइफ साइकिल है उसको डिस्टर्ब कर दें, ठीक है। ये हमारा पूरा पैसेज था। अभी देखो पूरे के पूरे पैसेज का टोन अगर मैं बोलूं आपको तो टोन तो भैया नेगेटिव था पूरा पैसेज का। हम लोग बात कर रहे हैं जो काजीरंगा नेशनल पार्क में जो बाढ़ आया था उससे क्या नुकसान हुआ, साथ ही साथ में कैसे इस बाढ़ को रोका जा सकता है, क्यों जरूरी है उस बाढ़ को रोकना, और किस हद तक हम बचाने के स्टेप्स ले सकते हैं, ठीक है। एक एक करके फिलअप करते हैं। अब देखो जो हमारा ब्लैंक है वो दूसरे नंबर वाले पेज पे है, तो मैं एक बार ब्लैंक पढ़ूंगा, एक बार फिर मैं ऑप्शंस पे जाऊंगा। तो क्या लिखा हुआ है, असम्स काजीरंगा नेशनल पार्क वाज डैश बाय सीवियर फ्लड्स इन 2016। असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ना वो डैश हुआ था सीवियर फ्लड से 2016 में। अब देख लो ऑप्शन क्या है, ट्रॉमेटाइज हुआ था, डिवास्टेटेड हुआ था, शेल्टर्ड हुआ था, शॉक्ड हुआ था। इससे पहले कि मैं आपको आंसर बताऊं, मैं एक वर्ड हमेशा बोलता हूं जब भी मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाता हूं, वो आरसी हो जाए, पीक्यूआरएस हो जाए या क्लोज टेस्ट हो जाए, कि स्ट्रीट स्मार्टनेस एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इतने अवेयर हैं, अगर आप उस मोमेंट में प्रेजेंट है एग्जाम में कि आप कहीं खोए नहीं हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आंसर पैसेज में ही छुपा है आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। देखो क्या बोला गया था, फिर से पढ़ रहा हूं। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में डैश हुआ था सीवियर फ्लड्स की वजह से। अब देखना जहां जहां पे फ्लड्स की बात की गई थी वहां पे एक टर्म बार बार आ रहा था, इफ यू रिमेंबर, डिवास्टेटिंग। दिख रहा है, डिवास्टेटिंग। ऑप्शन पे आ जाओ, डिवास्टेटेड। फ्लड की बात हो रही है ना, आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। बोलो होएगा कि नहीं। अच्छा अब चलो ये नहीं पकड़ पाए तो आंसर क्या हो सकता है। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सीवियर बाढ़ आया था, ठीक है। पहला वर्ड है ट्रॉमेटाइज्ड। ट्रॉमेटाइज्ड का मतलब होता है किसी को दिमागी रूप से परेशान कर देना, ठीक है। मतलब जैसे मैंने मान लो कि अपने किसी नियर एंड डियर का एक्सीडेंट अपने सामने देख लिया, तो मैं उससे ट्रॉमेटाइज्ड हो जाऊंगा। फिर मुझे गाड़ियां देखने से ही मुझे एक अजीब सा सेंसेशन फील होगा, मुझे ऐसा फील होगा कि अब मैं बेहोश हो जाऊंगा। ये ट्रॉमेटाइज्ड वाली फीलिंग होती है। तो क्या हम लोग जो यहाँ पे कंटेक्स्ट यूज करना चाहते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क क्या कोई इंसान है कि वो ट्रॉमेटाइज हो गया था फ्लड से? नहीं, ट्रॉमेटाइज नहीं हुआ था। शेल्टर का मतलब होता है घर। काजीरंगा नेशनल पार्क को फ्लड में घर मिल गया, कोई सेंस नहीं। काजीरंगा नेशनल पार्क जो फ्लड आया था उससे शॉक्ड हो गया। देखो शॉक होना किसी निर्जीव चीज की हरकत नहीं हो सकती। हम ये एक लिविंग थिंग के लिए एसोसिएट करते हैं शॉक्ड वर्ड। यहाँ पे तो हम नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, तो शॉक्ड कैसे बोलेंगे, ये तो गलत हो जाएगा। फिर एक ही ऑप्शन बचता है डिवास्टेटेड। हालांकि मैंने बता दिया कि अगर आप इतने अवेयर हो एग्जाम में तो हमें ऑलरेडी आंसर मिल चुका था। आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टेड काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन इंडिया। ये इंडिया में है। इट इज अ डैश एरिया विद द हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इट इज अ डैश एरिया। अब ये इट किसके लिए आ रहा है, काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए आ रहा है। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क एक डैश एरिया है। कौन सा एरिया है देखिएगा, एक अबाइडेड एरिया है। अबाइडेड वर्ड अबाइड वर्ड से बनकर आया है, राइट। अबाइड का मतलब होता है किसी का पालन करना, किसी को कंप्लाई करना। तो क्या ये एक ऐसा एरिया है जहां पे कंप्लाई किया जाता है, किसे कंप्लाई किया जाता है? अबाइडेड एरिया क्या होगा, नहीं हो सकता। इट इज अ प्रोटेक्टेड एरिया। ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है जिसका मतलब है कि यहां पे कोई भी बिना परमिशन एंटर नहीं कर सकता। ये एक हाईली सेंसिटिव जोन है। ये तो ठीक लग रहा है और हम सब जानते हैं, अगर कॉमन सेंस भी लगाओ, कि एक पार्क जो होता है, नेशनल पार्क खास करके, ये बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया होता है। आप ऐसे वॉक करके कहीं रेडी मारने नहीं जा सकते उधर,
है ना। तो प्रोटेक्टेड एरिया तो ये है, आंसर हो सकता है, बाकी और ऑप्शन देख लेते हैं। ये एक अबोर्ड एरिया है, अबोर का मतलब होता है किसी से घृणा करना, तो ये एक घिनौनी जगह है। क्या सेंस है भाई, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। वरीड, वरीड का मतलब होता है चिंतित, ये एरिया एक चिंतित एरिया है, किसी की चिंता है, इसको ना अपने बच्चों का करियर बनाने की चिंता, आईआईटी निकालना है इसके बच्चों को, सेंस नहीं। आंसर क्या है, ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मैं सिर्फ वो वाला पोर्शन पढ़ रहा हूं जहां पे हमारा ब्लैंक है, क्योंकि ऑलरेडी हम मीनिंग पढ़ चुके हैं इसका। ड्यू टू सिग्निफिकेंट क्लाइमेटिक चेंजेस द पॉसिबिलिटी दैट इट विल ओनली गेट वर्स इन द कमिंग ईयर्स इज डैश। यहां से यहां तक क्या लिखा हुआ है कि चूंकि सिग्निफिकेंट क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि आने वाले सालों में ये और खराब होगा, और ये पॉसिबिलिटी एक डैश है। अच्छा, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं सुनना। हम बात कर रहे हैं कि जो स्थिति है काजीरंगा नेशनल पार्क की, वो दिन ब दिन और खराब होगी। तो ये एक अच्छी बात है कि बुरी बात है? ऑब्वियसली बुरी बात है। इसका मतलब यहां पे कोई नेगेटिव वर्ड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कि थिंग्स विल गेट वर्स इज अ डैश। क्या है भाई, इज अपीलिंग। अपीलिंग का मतलब होता है ये चीज आपको अट्रैक्टिव लग रहा है, वहां तो कोई नेगेटिव वर्ड की जगह है, तो ये तो नहीं हो सकता। इज टेम्पटिंग, टेम्पटिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, आपको लालच आ रहा है उसको देख के। ठीक है, कि आपको मैंने बोला कि पढ़ाई करो, 1 लाख रुपए दूंगा, तो ये तो टेम्पटिंग ऑफर है ना। सो टेम्पटिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो आपको मजबूर कर दे अपनी ओर खींचने लगे, उसको टेम्पटिंग बोलते हैं। पॉजिटिव वर्ड है, नहीं लग सकता। वंडरिंग, सोचने लायक बात है, मतलब मजा आ रहा है सोच के, कल्पना कर रहे हो हैं, ये एक खतरा है, ये कल्पना है नहीं। थ्रेटनिंग, ये हो सकता है। हमें केवल एक नेगेटिव वर्ड चाहिए था यहां पे, और हमारे 4 ऑप्शन में से केवल एक नेगेटिव था, कौन सा? थ्रेटनिंग, कि ऐसा समय के साथ साथ और खराब होता जाएगा। ये एक परेशान करने वाली बात है, ये एक धमकाने वाली बात है, एक थ्रेटनिंग वाली बात है। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। क्या अब आपको समझ में आ रहा है ये पॉजिटिव नेगेटिव कितना इफेक्ट करता है, कितना आसान हो जाता है क्वेश्चन अगर आप टोन पकड़ पाए तो। और ये सब चीजें आप तब लेके आओगे जब आप लगातार रीडिंग करते हो, अदरवाइज इसका कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि व्हेन कंबाइंड विद द डैश प्रोवाइडेड बाय द पब्लिक अथॉरिटी, व्हेन कंबाइंड विद द डैश, क्या होगा यहां पे? व्हेन कंबाइंड विद द वेंचरिंग। देखो, वेंचर का मतलब होता है रिस्क उठाना। ठीक है, यहां पे आप नोट करना, द लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे द लिखा हुआ है, ए एंड द किसके लिए आता है? किसी ना किसी नाउन के लिए, इसी के लिए आता है ना। क्या मैं कभी बोल सकता हूं ए टीच? नहीं, क्योंकि टीच वर्ब है। हाँ, मैं टीचर बोल सकता हूं क्योंकि वो नाउन हो जाएगा। मैं अ टीच नहीं बोल सकता। इसका मतलब ये है, अगर कहीं पे ए एन और द लिखा हुआ है तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन ही तो आएगा। आओ जरा ऑप्शन पे। वेंचर का मतलब होता है कोई भी रिस्क उठाना। ठीक है, ये वर्ब भी है, नाउन भी है। पर वेंचरिंग हम जब बोलेंगे तब तो ये डेफिनेटली वर्ब हो जाएगा भाई, ये तो V4 में, ये तो वर्ब है, हमें तो वर्ब चाहिए ही नहीं। ट्राइंग, ट्राई मतलब होता है कोशिश करना, है ना। ट्राइंग वर्ब है, हमें तो नाउन चाहिए। स्ट्राइविंग, स्ट्राइव का मतलब होता है प्रयास करना, कोशिश करना। स्ट्राइविंग अगेन वर्ब है। फिर तो एक ही ऑप्शन बचता है भैया, अंडरटेकिंग। मीनिंग क्या है, कंटेक्स्ट क्या है, वो समझा देता हूं। लिखा है व्हेन कंबाइंड विद द अंडरटेकिंग प्रोवाइडेड बाय द पब्लिक अथॉरिटी। हमारी जो गवर्नमेंट है, अगर वो इसमें इंटरेस्टेड हो गई और उसने अगर काम करना स्टार्ट कर दिया, अगर उसने एक मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस दिखा दिया इस तरफ, और उसके साथ साथ कन्वेंशनल इंफॉर्मेशन मिलने लगे लोकल लोगों के द्वारा, तो अनडाउटेबली चीजें बेहतर हो सकती है। मतलब गवर्नमेंट अगर काम करना स्टार्ट कर दे, तो यहां पे वही लिखा हुआ है व्हेन कंबाइंड विद द अंडरटेकिंग प्रोवाइडेड बाय द पब्लिक अथॉरिटी। जो सर्टिफिकेट होता है ना, उसको अंडरटेकिंग भी कहते हैं। ठीक है, सेंस तो एक का ही था। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। कैसे मैंने ऑप्शन काटा, आई होप आप सीख रहे हो मेरे साथ साथ। आंसर पे मत जाना, ये मत देखना कि सर 6 का तो सी होगा, सर 6 का बी होगा। मैं वो सिखा ही नहीं रहा, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। कोई भी किताब उठा लो, वहां पे आपको ये पैसेज मिल जाएगा, देख लेना क्या आंसर है। आपको ये सीखना होता है जब आप वीडियो देखते हो, साथ साथ में टीचर के सॉल्व करते हो, कि मैं सोच कैसे रहा हूं। आपको ये सीखना है कि मैं ऑप्शन कैसे एलिमिनेट कर रहा हूं। आपका पूरा क्योंकि नॉर्मली, और ये तो कॉमन सेंस की बात है, कि यही वाला पैसेज थोड़ा ना उठा के एग्जाम में आने वाला है, तो इसको रट्टा मार के क्या करोगे। आपको तो यह समझना है कि आपका क्यूमन कैसे काम कर रहा है, आप क्या सोच रहे थे, मैं क्या बता रहा हूं, क्या दोनों चीजों में कोई सिमिलैरिटी है, क्या आप उन्हीं लाइंस में सोच रहे थे, क्या आप भी सीख रहे हो ऑप्शन एलिमिनेट करना। तो वो स्किल आपको सीखना है जहां ऑप्शन एलिमिनेट होता है, वो स्किल आपको सीखना है। जैसा भी मैंने बोला ना कि द है तो इसके बाद नाउन होगा, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वाला नाउन है। तो ये चीज आपको सीखना है कि ये कहां से आता है। ठीक है, इसके ऊपर काम करिएगा, आंसर पे मत जाइएगा। व्हाइल इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, मैं लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं जहां पे पैसेज है।
ब्लैंक है, माफ कीजिएगा। While it is our responsibility to dash wildlife, we must never negatively affect the life cycle। लिखा हुआ है कि while, जबकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वाइल्ड लाइफ को डैश करें, हमें इसे कभी भी नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करना चाहिए। लिखा हुआ है while it is our responsibility to dash, ऑप्शन देखना, सेफगार्ड, सेफगार्डेड, सेफगार्ड, सेफनेस। सबसे पहले सेफनेस बोल के तो कोई वर्ड नहीं होता, आप अगर नाउन बोलना चाहते हो तो सेफ्टी बोलो, ठीक है। सेफगार्ड, सेफगार्ड्स, गार्डेड और सेफगार्ड्स। टू के बाद हमेशा V1 होता है जिसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं, V1 होता है। यहां सेफगार्ड है, यहां सेफ गार्डेड है, नहीं हो सकता, V2 हो जाएगा। सेफ गार्ड्स है, नहीं हो सकता। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1। आई होप ये क्वेश्चन बनाने में आपको मजा आया और एंड आई होप आपने इसमें करेक्ट भी किया है, ठीक है। अब आपको करना यह है कि आपको कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, ठीक है। जब आप कमेंट में ये लिखते हो कि मेरे इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, उससे मुझे बहुत अच्छा आइडिया मिलता है कि लेबल क्या रखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, पहले भी मैंने जैसे वॉइस का वीडियो बनाया तो बच्चों ने कमेंट किया कि 50 क्वेश्चन मैंने कराए थे, उसने बोला 50 से 50, बहुत सारे लोगों को 50 से 50 करेक्ट हुए। तो मुझे अंदाजा लग गया कि ये लेवल बहुत आसान है बच्चों के लिए, मैं उसका लेवल उठाऊंगा। तो आप जब कमेंट बॉक्स में बताते हो कि इतने करेक्ट हुए ना, तो मुझे आइडिया लगता है कि इससे कितना लेवल और उठाना है। Because I am addressing or I'm talking to students who are going to take any examination of SSC in the upcoming years or months, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि क्या लेवल आपके लिए ठीक होगा, ठीक है। तो जरूर कमेंट बॉक्स से बताना। इसके अलावा अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूं आपकी जिंदगी में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सपोर्ट करना। सपोर्ट कैसे करोगे? ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, ठीक है। तो जहां भी लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो वहां शेयर करो, टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में, जहां पे भी शेयर कर सकते हो शेयर करो। लाइक कर देना ताकि यूट्यूब को पता चले कि ये वीडियो अच्छा है, स्टूडेंट्स को इसकी जरूरत है और वीडियो का रीच बढ़े, ठीक है। बढ़ेंगे अपने पैसेज नंबर 3 पे। आप एक बार ट्राई कर लो, मैं जरा पानी पी लो, गला सूख रहा है, ट्राई करो। चलो समझते हैं। लिखा है कि द एजुकेशन सिस्टम इज डैश मोर एंड मोर फ्रस्ट्रेशंस अमंग बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। जो एजुकेशन सिस्टम है ना हमारा, वो डैश है, वो डैश कर रहा है ज्यादा से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, मतलब और फ्रस्ट्रेशन बढ़ा रहा है ये टीचर्स के बीच में भी और स्टूडेंट्स के बीच में भी। एंड येट नो वन सीम्स टू क्लियर अबाउट व्हाट कैन बी डन टू मेक इट मोर मीनिंगफुल। लेकिन इनमें से कोई भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है इस चीज को लेके कि एजुकेशन सिस्टम को और मीनिंगफुल कैसे बनाया जा सकता है। मतलब बेसिकली ये है कि प्रॉब्लम हमें पता है, पर उसको ठीक कैसे करेंगे, सोल्यूशन क्या होगा, इसके बारे में जानकारी नहीं है ज्यादा। Dash reforms have been discussed at length but have come to nothing for one reason or another। डैश रिफॉर्म्स जो हैं उन्हें डिस्कस किया गया है एट लेंथ। कॉपी पे लिखना NOT नोट और नोट डाल के लिखना एट लेंथ। एक ईडियम है, ठीक है, जिसका मतलब होता है इन डिटेल्स। अगर आप किसी चीज को एट लेंथ डिस्कस करते हो, इसका मतलब होता है आप उस चीज को डिटेल में डिस्कस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर सॉल्विंग दिस क्लोज टेस्ट एट लेंथ, इसका मतलब वी आर सॉल्विंग दिस क्लोज टेस्ट इन डिटेल, ठीक है। सो किसी भी चीज को डिटेल में डिस्कस करना इज कॉल्ड एट लेंथ। बहुत बार पूछा ऐसे ना, तो मैंने बता दिया। तो क्या लिखा हुआ है कि डैश रिफॉर्म्स जो है वो डिस्कस किए गए हैं, डिटेल में डिस्कस किए गए हैं, लेकिन एक कारण की वजह से या किसी और कारण की वजह से वो कभी अप्लाई नहीं हो पाते। The authorities are now peddling the idea of dash colleges as a means of toning up teaching standards। देखो, पेडलिंग का मतलब ऐसे तो ये एक नेगेटिव टर्म भी है, पॉजिटिव टर्म भी है। पेडल का मतलब अगर एक वर्ड में आप जानना चाहते हो तो इसका मतलब फैलाना होता है, बेचना होता है। आमतौर पर आपने ड्रग पेडलिंग सुना होगा, जब कोई नशीली दवाइयां बेचते हैं तो उनको ड्रग पेडलिंग कहा जाता है और ऐसा करने वाले लोगों को पेडलर्स कहा जाता है, ठीक है। तो पेडलिंग का मतलब इस कंटेक्स्ट में जो है वो है इंटरटेन करना, उस आइडिया को सोचना, उस आइडिया के बारे में। तो क्या कह रहे हैं कि अथॉरिटीज जो है वो इस आइडिया के बारे में पेडल कर रहे हैं, विच मींस इस आइडिया के बारे में वो सोच रहे हैं कि आइडिया ऑफ डैश कॉलेजेस, ऐसे कॉलेजेस का जो डैश हो, ताकि जो टीचिंग स्टैंडर्ड है ना उनको टोन अप किया जा सके, मतलब टीचिंग स्टैंडर्ड को बेहतर किया जा सके, ठीक है। ध्यान से सुनना, यहां पे हम बात कर रहे थे एजुकेशन सिस्टम को कैसे ठीक किया जा सकता है। एक तरीका जिसे यहां पे बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि डैश कॉलेजेस खोले जाएं ताकि जो टीचर्स का स्टैंडर्ड है उसको उठाया जा सके। बच्चों की बात नहीं हो रही, टीचर्स की बात हो रही है। They argue that by allowing certain colleges to introduce their dash courses, to hold seminars, and above all to evolve their own method of assessing students, the students will get a far better ideal। लिखा हुआ है कि
हाँ जी, लिखा हुआ था कि उनका ये आर्ग्यूमेंट है कि अगर वो अलाउ करेंगे कुछ कॉलेजेस को कि वो इंट्रोड्यूस करें अपने डैश कोर्सेज को, सेमिनार्स होल्ड करें, और इससे ऊपर कि वो अपने मेथड्स निकालें स्टूडेंट को असेस करने का, तो स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छा डील मिलेगा। तो बेसिकली वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो कन्वेंशनल तरीका है टीचिंग को पढ़ाने का, जो करिकुलम डिसाइड करती है एनसीईआरटी या सीबीएसई या कोई भी स्टेट बोर्ड या कॉलेज का जो भी बोर्ड होता होगा, मुझे नहीं पता, तो वो जो भी डिसाइड करती है उसको ही क्यों पढ़ाना। टीचर्स को ये लिबर्टी दी जाए, ये फ्रीडम दी जाए कि वो अपने तरीके से असेस करें स्टूडेंट्स को, अपने सेमिनार्स होल्ड करें, अपने कोर्सेज डैश करें, ठीक है। Indeed, they made out that such colleges will have a free dash in nearly everything except granting degrees. लिखा हुआ है कि और उन्होंने ये भी फिगर आउट किया कि उन्होंने ये मेक आउट किया है कि ऐसे कॉलेजेस जो हैं वो फ्री रहेंगे डैश से हर चीज में, सिर्फ वो डिग्री नहीं देंगे अपने एंड से, डिग्री उन्हें जो भी सर्टिफाइड होगा वहां से मिलेगा, अदरवाइज वो अपने हर डैश में फ्री रहेंगे। आ जाइए, तो ये पैसेज किसके बारे में था? देखो ये पैसेज मिक्स्ड है, शुरुआत के 1-2 लाइन नेगेटिव टोन पकड़ रहा है और फिर जहां सोल्यूशन की बात हो रही है पॉजिटिव टोन पकड़ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल जो टोन है वो न्यूट्रल है, कहीं पॉजिटिव है कहीं नेगेटिव है। हमें लाइन पकड़ना पड़ेगा ये समझने के लिए कि उस पर्टिकुलर लाइन का टोन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्या लिखा हुआ है? द एजुकेशन सिस्टम इज डैश मोर एंड मोर फ्रस्ट्रेशंस अमंग बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। एजुकेशन सिस्टम डैश कर रहा है ज्यादा से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन। यहां पे कोई वर्ब भराएगा, राइट? आ जाइए, लिखा है कि द एजुकेशन सिस्टम इज ब्रीडिंग। ब्रीड का मतलब होता है पैदा करना। तो क्या कह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रहा है स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में। ठीक लग रहा है ये तो? आगे, द एजुकेशन सिस्टम इज रेनोवेटिंग मोर एंड मोर फ्रस्ट्रेशन। आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी के अंदर फ्रस्ट्रेशन के साथ हम क्या वर्ड एसोसिएट कर सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है, ये तो हम बहुत बार हिंदी में बोलते हैं कि उसका ये एटीट्यूड फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रहा है, ये तो ठीक लग रहा है भाई। रेनोवेट कर रहा है, रेनोवेट का मतलब होता है जो चीज टूट गई है उसको ठीक करना। जैसे हम घर का रेनोवेशन करते हैं, तो क्या फ्रस्ट्रेशन को रेनोवेट किया जाएगा? नहीं भाई साहब, रेनोवेट तो नहीं किया जाएगा। ग्रेसिंग का मतलब होता है शोभा। आपने सुना ना, ये शोभा नहीं देता, है ना, ये बहुत ग्रेसफुल है, बहुत देखने में बहुत खूबसूरत है। तो फ्रस्ट्रेशन को क्या वो खूबसूरत बनाएगा? नहीं। क्या वो फ्रस्ट्रेशन को ट्रेन करेगा? कि एजुकेशन सिस्टम ज्यादा से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन को ट्रेन कर रहा है? फ्रस्ट्रेशन कोई बच्चा तो है नहीं उसको ट्रेन किया जाएगा। सबसे सटीक सेंस क्या बन रहा है कि ज्यादा से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन ब्रीड हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रहा है। एंड येट नो वन सीम्स टू क्लियर अबाउट व्हाट कैन बी डन टू मेक इट मोर मीनिंगफुल। लेकिन और कोई भी जो है वो इतना क्लियर नहीं है कि क्या किया जा सकता है इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए। डैश रिफॉर्म्स हैव बीन डिस्कस्ड एट लेंथ। लिखा हुआ है कि मोर रिफॉर्म्स हैव बीन डिस्कस्ड एट लेंथ, और ज्यादा रिफॉर्म्स। देखो मोर हम कहां लगाते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि देयर आर 8 बॉयज एंड मोर बॉयज आर कमिंग, मतलब और लड़के आ रहे हैं। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? पहले लाइन में मैंने बताया ना कि वहां पे लड़के हैं, फिर मैं बोल रहा हूं और लड़के आ रहे हैं। क्या कहीं पहले रिफॉर्म्स की बात की गई थी? नहीं। तो मोर रिफॉर्म्स मतलब क्या होगा? ये लाइन कब फिट होता है? जब हम बोलते हैं कि देयर हैव बीन सर्टेन रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, मोर रिफॉर्म्स हैव बीन डिस्कस्ड। ऐसा पहला वाला लाइन तो कहीं था नहीं, तो मोर तो नहीं बोल सकते हम। किससे ज्यादा भाई? सेंस नहीं बन रहा। आगे बढ़ते हैं। लॉट रिफॉर्म्स हैव बीन डिस्कस्ड। देखो इससे एरर भी पूछा जाता है, तो एक और नोट डालो, लिखवा दे रहा हूं यहीं पे। या तो अ लॉट ऑफ होता है या तो लॉट्स ऑफ होता है। इसके अलावा लॉट का और कोई फ्रेज नहीं होता। या तो मैं बोलूं अ लॉट ऑफ बॉयज या तो मैं बोलूं लॉट्स ऑफ बॉयज। लॉट रिफॉर्म्स कुछ नहीं होगा, अ लॉट रिफॉर्म्स कुछ नहीं होगा। या तो अ लॉट ऑफ पूरा पूरा बोलो या तो फिर लॉट्स ऑफ बोलो, तो लॉट ऑफ तो नहीं होगा। टू रिफॉर्म्स, दो रीजन है। पहला, टू का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, जैसे यहां पे देखना टू क्लियर। टू क्लियर मतलब जितनी जरूरत है उससे ज्यादा, नेगेटिव सेंस में इसको यूज किया जाता है। दूसरा, टू भैया एक एडवर्ब है, इसके बाद ना एडजेक्टिव लगता है। फॉर एग्जांपल टू गुड, तो गुड क्या है? एडजेक्टिव है ना। टू लॉन्ग, लॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव है। यहां देखना क्या लिखा हुआ था, यहां पे लिखा हुआ था टू रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स तो नाउन होता है, फिर इसके आगे हम टू कैसे लगाएं? सेंस नहीं बन रहा, इसका मतलब टू तो नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बच रहा है, मैनी रिफॉर्म्स। ऑब्वियसली रिफॉर्म्स काउंटेबल है, उसके साथ मैनी तो लगा ही सकते हैं कि बहुत सारे रिफॉर्म्स जो है वो उन्हें डिस्कस किया गया है। तो आंसर क्या होगा? मैनी रिफॉर्म्स हैव बीन डिस्कस्ड। आगे बढ़ेंगे यहां से। अगला लिखा हुआ था
द ऑथोरिटीज आर नाउ पेडलिंग द आइडिया ऑफ डैश कॉलेजेस एज अ मींस ऑफ टोनिंग अप टीचिंग स्टैंडर्ड्स। अब देखो यहां पे क्या भराएगा ना, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या आपने आगे के लाइंस सुने थे, क्या आपने आगे के लाइन समझे थे। आगे क्या लिखा हुआ था कि एक ऐसे कॉलेजेस को खोलने की बात की जा रही है जिनका अपना खुद का करिकुलम होगा, जो अपने सेमिनार्स अटेंड करेंगे, जो अपना तरीका असेस करेंगे, स्टूडेंट्स को असेस करने का अपना तरीका निकालेंगे, है ना। ऐसे कॉलेजेस को क्या कहा जाता है? ऐसे कॉलेजेस को ऑटोनोमस कॉलेज कहा जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि ये ऑटोनोमस कॉलेज है, जिसका मतलब होता है ये किसी पर्टिकुलर करिकुलम को फॉलो नहीं करता जो भारत सरकार ने बना रखा है, इसके अपने तौर तरीके हैं, उसको ऑटोनोमस कहा जाता है। ठीक है, आ जाओ और क्या वर्ड्स थे। द ऑथोरिटीज आर नाउ पेडलिंग द आइडिया ऑफ गवर्न कॉलेजेस। देखो हमें तो यहां पे कोई एडजेक्टिव चाहिए, कॉलेजेस कैसे होंगे? ऑटोनोमस होंगे। गवर्न एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है किसी के ऊपर शासन करना, तो ये तो नहीं हो सकता। द ऑथोरिटीज आर नाउ पेडलिंग द आइडिया ऑफ ऑटोमेटिक कॉलेजेस। कॉलेजेस ऑटोमेटिक कैसे होंगे भाई? ऑटोमेटिक तो नहीं, ऑटोमेटिक मतलब होता है खुद ब खुद चलने वाले। खुद ब खुद कॉलेजेस कैसे चलेंगे? लोग चलाएंगे ना उनको, तो ये तो नहीं हो सकता। प्राइवेटली कॉलेजेस, ये तो एडवर्ब है भाई। प्राइवेट कॉलेजेस सेंस बनाता, प्राइवेटली एलवाई लगाने के बाद तो वो एडवर्ब बन गया, हमें तो एडजेक्टिव चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो सकता है फिर? आंसर होगा ऑटोनोमस कॉलेजेस। अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके कॉन्सेप्ट में थोड़ा झोल होता है, वो समझ नहीं पाता कि एडजेक्टिव ही क्यों लग रहा है ना। तो मैं कोशिश करता हूं कम शब्दों में ये समझा देने का। देखो हमें जो वर्ड चाहिए वो क्यों चाहिए, हम कॉलेजेस के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो जब कॉलेजेस की बात करते हो तो ये तो नाउन होता है। कैसे पता चला? देखो जिस चीज को छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, एस या ईएस लगा के आप प्लूरल कर सकते हो, ये सारे फीचर्स नाउन के होते हैं। ठीक है, कॉलेज को देख सकते हो, देख सकते हैं, छू सकते हो, छू सकते हैं, एस लगा के प्लूरल हो सकता है, नाउन का फीचर। इसका मतलब कॉलेज नाउन है। मैं क्या कह रहा हूं? अपना कॉलेज, तुम्हारा कॉलेज, इसका कॉलेज, लंबा कॉलेज, बड़ा कॉलेज, ये सारे वर्ड्स क्या है? ये विशेषण है, कॉलेज के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इन्हीं को एडजेक्टिव कहा जाता है। तो यहां पे किसकी रिक्वायरमेंट थी? एडजेक्टिव की। मैं बोल रहा हूं कॉलेजेस, कौन से कॉलेजेस भाई? ऐसे कॉलेजेस जो खुद ब खुद चल रहे हो, जिसका जो किसी के नियम ना मान रहे हो, तो उसको ऑटोनोमस कहा जाता है। इसलिए मैंने बोला यहां पे एडजेक्टिव की जरूरत है। ठीक है, बाकी है तो ये बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट, एक लाइन में समझाना मुश्किल है, मैंने कोशिश की है बस। आगे बढ़ते हैं। They argue that by allowing certain colleges to introduce their dash courses to hold seminars and above all to evolve their own method of assessing students. फिलअप कर लेते हैं। लेकिन उनका ये आर्ग्यूमेंट है कि सर्टेन कॉलेजेस को अगर अलाउ किया जाए कि वो इंट्रोड्यूस करे अपने डैश कोर्सेज को, अपने डैश कोर्सेज को, फिर से देखना कोर्सेज के लिए आ रहा है तो कोई एडजेक्टिव आना चाहिए। ऑप्शन पे आते हैं वेरी। वेरी का मतलब होता है अलग होना। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि ये उससे वेरी कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा हुआ था कि उनका ये आर्ग्यूमेंट है कि कुछ कॉलेजेस जो है वो उनका वेरी कोर्सेस है, वेरी कोर्सेस नहीं, वेरिंग कोर्सेस हो सकता था। आपको एडजेक्टिव चाहिए था, नहीं हो सकता। डिफरेंटली कोर्सेस, देखो डिफरेंट होता तो आंसर हो सकता था, डिफरेंटली एडवर्ब हो जाएगा, हमें एडजेक्टिव चाहिए, कोर्सेस के लिए हमें लगाना है, हमें एडजेक्टिव चाहिए, डिफरेंटली तो नहीं हो सकता। क्या लिखा हुआ है? कॉलेजेस टू इंट्रोड्यूस देयर ओन कोर्सेस। उनका ये आर्ग्यूमेंट है कि अगर हम कॉलेज को उनके अपने कोर्सेस इंट्रोड्यूस करने दें, ये तो ठीक लग रहा है। मच कोर्सेस, देखो मच का इस्तेमाल ना अनकाउंटेबल नाउन के लिए साथ किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जगह मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, लिखने की जगह कम है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। क्या कोर्सेस अनकाउंटेबल नाउन है? नहीं भैया, ये काउंटेबल नाउन है, तभी तो एस लगा के प्लूरल किया, कोर्सेस कह रहे हैं हम यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे कोई काउंटेबल चीज आनी चाहिए, तो मच तो नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बच रहा है, ओन होगा। आगे बढ़ेंगे। टू होल्ड सेमिनार्स एंड अबव ऑल टू इवॉल्व देयर ओन मेथड ऑफ असेसिंग स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स विल गेट a far better deal. Indeed, they made out that such colleges will have a free dash in nearly everything. A free dash क्या होगा? A free ear, a free hand, a free eye, a free leg. अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो आपको पता होगा एक इडियम होता है फ्री हैंड। ठीक है, फ्री हैंड लिख दे रहा हूं यहां पे, नहीं पता तो नोट कर लेना। फ्री हैंड का मतलब होता है टू गिव एब्सोल्यूट फ्रीडम टू समवन, किसी को इतनी स्वतंत्रता दे देना कि आपको जो ठीक लगता है आप करो, उसको बोलते हैं फ्री हैंड। फॉर एग्जांपल, मान लो मैं कोई कंपनी चला रहा हूं, मेरे अंदर 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूं कि हर एक बार जब तुम कुछ नया करोगे ना, मुझसे पहले पूछ लेना। ये फ्री हैंड है क्या? नहीं, फ्री हैंड नहीं। मैंने उनको बोला कि मुझे ये काम XYZ डेट तक चाहिए, जैसे करना है करो, डजंट मैटर, मुझे रिजल्ट चाहिए। तुमको मैं फ्री हैंड दे रहा हूं, जिसका मतलब है मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, जो ठीक लगे करो। इसको बोलते हैं फ्री हैंड। ठीक है, तो यहां पे तो और कोई इडियम आएगा नहीं। फ्री ईयर कुछ नहीं होता, फ्री आई, फ्री लेग कुछ नहीं होता, फ्री हैंड होता है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है, हालांकि बढ़िया सवाल था। ठीक है, पर फिर भी मैं इसको थोड़ा सा इजी कैटेगरी में रखूंगा।
आते हैं चौथे और आखिरी पैसेज की तरफ। आई होप आपको मजा आ रहा है बनाने में, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल क्या है ये आप मुझे कमेंट में बता देंगे, कैसा लग रहा है वो भी मुझे बता देंगे, ठीक है। चलो फिलअप करते हैं। लिखा है प्रेजेंटली a soprano voice of richness and depth floated from the open windows of the parlor, resonating dash the darkening greenery। लिखा हुआ है कि प्रेजेंटली मतलब अभी अभी, अ सोप्रानो वॉइस, देखो सोप्रानो क्या होता है, बेसिकली जो आवाज बहुत हाई पिच की होती है ना, बहुत तेजी से बहुत जोर से चिल्लाना, मतलब ऐसी कोई आवाज जो बहुत भारी, अमरीश पुरी टाइप की आवाज, उसको सोप्रानो वॉइस बोला जाता है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि एक सोप्रानो वॉइस जो है, जो बहुत रिच है, बहुत डेप्थ है, मतलब जिसकी आवाज में बहुत जोर है, ठीक है, वैसी आवाज एक खुली खिड़की से आई एक पार्लर के, जो रेजोनेट कर रही थी। रेजोनेट का मतलब होता है जो गूंज रही थी, जो गूंज रही थी डैश डार्कनिंग ग्रीनरी में, मतलब आसपास जो हरियाली थी, बहुत उदासीन कर देने वाली जो हरियाली थी, वहां पे वो आवाज गूंज रही थी। टफ लग रहा है ये पैसेज मुझको। चलो एक बार पहले मैं पहला लाइन फिर से समझा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि लेवल अच्छा है इसका। मैंने क्या बोला कि एक सोप्रानो वॉइस है, मतलब एक बहुत ही ज्यादा मतलब भारी आवाज, ठीक है। द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर वाज भारी। सो बहुत ज्यादा भारी आवाज जो है, जो बहुत डेप्थ, बहुत रिचनेस के साथ है, वो एक पार्लर की खिड़की से आ रही थी, जो गूंज रही थी आसपास के पूरे ग्रीनरी में, ठीक है। All at once is what it was, as if the entire scene before them was dashed by that voice, infused with unexpected life। कुछ वक्त के लिए तो ऐसा लगा कि वो जो पूरा का पूरा सीन था ना, वो डैश हो गया उस आवाज से, उसके अंदर जैसे कोई जीवन भर गया हो, ठीक है। इन्फ्यूज्ड का मतलब होता है इनकलकेट, जिसका अंदर होता है किसी के अंदर जिंदगी भर जाना, उसको इन्फ्यूज्ड कहते हैं। तो जैसे कि इन्फ्यूज्ड है वो एक अनएक्सपेक्टेड लाइफ से, अचानक से उसके अंदर जिंदगी आ गई हो। द वेस्टर्न स्काई, जैसे कि आकाश, स्ट्रिक्ड विद बैंड्स ऑफ पेल गोल्ड एंड पर्पल। लिखा है जैसे कि आकाश जो कि बिल्कुल भरा पड़ा है बैंड से पेल गोल्ड और पर्पल की। द टू हाउसेस स्टैंडिंग ग्रे एंड डिसकंसोलेट अगेंस्ट दैट स्काई। वो आवाज जो थी, क्या है लाइन समझा रहा हूं, वो आवाज जो थी, ऐसा महसूस हुआ कि उसने पूरी सराउंडिंग को के अंदर जान ला दी। उस आकाश के अंदर भी जान आ गई, जो कि परेशान थी। स्ट्रिक्ट का मतलब एक्चुअली लिटरली होता है परेशान। सो स्ट्रिक्ट थी, वो परेशान थी अपने कलर्स के साथ। वो जो दो घर थे जो वहां खड़े थे, जो बहुत उदास थे, डिसकंसोलेट का मतलब होता है उदास, निराश, तो जो बहुत निराश थे, ऐसा लगा जैसे उनमें भी जान आ गई हो। द डैश ऑफ ट्रीज कास्टिंग डीप ब्लैक शैडोज हियर एंड देयर अक्रॉस द ग्राउंड। वो जो पेड़ थे जो अपनी छांव यहां वहां फैलाए हुए थे जमीन पर, उन सब के अंदर ऐसा लगा जैसे उस आवाज से एक जान आ गई। The same voice that dashed everything suddenly to life also drew them into another much deeper world। ऐसी आवाज जिसके बारे में डैश किया जा रहा था कि अचानक से उसने सबके अंदर जान भर दी, वो इन सब को वो दूसरी दुनिया में भी लेकर गई। वो दुनिया जो कि बहुत अंदर थी। अब आप समझ पा रहे होगे कि लिटरल सेंस में नहीं बोला जा रहा है, किसी की आवाज इतनी मंत्र मुग्ध कर देने वाली है कि उसकी तारीफ की जा रही है, ठीक है। तो बड़े पोएटिक तरीके से इसकी तारीफ की जा रही है, जहां पे डिफरेंट इमेजरीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये उसी का एग्जाम्पल है। तो क्या लिखा हुआ है कि उनको एक बहुत डीपर वर्ल्ड में लेके गई। अ वर्ल्ड दैट वाज नॉर्मली हिडन, एक ऐसी दुनिया जो आमतौर पर छुपी हुई थी। अ वर्ल्ड दैट डैश इनटू एटर्निटी, एक ऐसी दुनिया जो आपको अनंत काल की ओर लेके जाती है, स्वर्ग की ओर लेके जाती है। ऐसा लग रहा है गुलजार साहब ने कुछ इंग्लिश में लिख दिया, है ना। काफी टफ पैसेज है भाई, मतलब एक बच्चा जो बिगिनर है उसे पल्ले ही नहीं पड़ना कि यहाँ क्या लिखा है, ठीक है। हालांकि देखो, जब मैं द हिंदू वाले कराता हूं ना, जैसे मैंने जो आपका मार्क्स बूस्टर सीरीज कराया था, तो उसमें मैं द हिंदू वाले खुद से क्यूरेट करके लेके आता था, तो वो टफ होता तो समझ में आता। आश्चर्य की बात यह है कि ये एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका मतलब ऐसा नहीं है भाई साहब कि जब मैं द हिंदू से क्वेश्चन लेके आ रहा हूं तो वो इररिलेवेंट है। हालांकि क्रेडिट टू यू पीपल, आप में से किसी ने भी कभी भी मार्क्स बूस्टर सीरीज इतना प्यार दिया, पर कभी किसी ने नहीं बोला कि सर ज्यादा टफ हो रहा है, क्योंकि सबको मजा आ रहा था, अपना अपना लेवल चेक हो रहा था, ठीक है। पर उसका लेवल टफ था, मैं वो करा रहा था जो सबसे टफेस्ट एसएससी पूछ सकता है। ये भी टफ है भाई साहब, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब मजा ही आ गया बिल्कुल। चलो सम्मान बढ़ गया एसएससी के लिए। और फिलअप करके देखते हैं इस वाले पैसेज में। तो मुझे बहुत दिलचस्पी कि कितना करेंगे बच्चे। क्या लिखा हुआ है कि प्रेजेंटली अ सोप्रानो वॉइस ऑफ रिचनेस एंड डेप्थ फ्लोटेड फ्रॉम द ओपन विंडोज ऑफ द पार्लर। जैसा मैंने बताया, एक बहुत भारी भरकम आवाज जो है वो गूंज रही थी पार्लर से। रेजोनेटिंग डैश द डार्क ग्रीनरी। रेजोनेटिंग ओवर मतलब वो गूंज रही थी पूरे के पूरे ग्रीनरी में।
रेजोनेटिंग ओवर होगा। रेजोनेटिंग बट, देखो बट तो एक कंजंक्शन है, अगर हम यहां पे बट फिलअप करें, इसके पहले तो एक क्लॉज है, तो इधर भी तो एक क्लॉज होना चाहिए, लेकिन यहां तो हमें समझ में आ रहा है कि कोई प्रेपोजिशन होगा, क्योंकि ग्रीनरी यहां का नाउन है जो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, डार्कनिंग उसका एडजेक्टिव है, इस ग्रीनरी का एडजेक्टिव है, और ये आर्टिकल है। इसका मतलब यहां तो कोई प्रेपोजिशन भराना चाहिए, बट तो कंजंक्शन हो जाएगा, तो बट तो आंसर नहीं हो सकता, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। आगे बढ़ेंगे। मतलब गुस्ताखी माफ करना, पर मुझे नहीं लगता कि इस एंगल से बच्चे भी सोच पा रहे हैं जिस एंगल से मैं बता रहा हूं कि इसमें कहां ग्रामर है। ठीक है, आमतौर पर बच्चे जिसे करना करना प्रीफर करते हैं, जो उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ एक यही तरीका है, वो ये है कि वो क्या आपका मतलब पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है, थोड़े से तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन ग्रामर से एलिमिनेट होते हैं, मैं वही बता रहा हूं। और इस वाले वीडियो में तो कितने क्वेश्चन हमने कर लिए। आगे बढ़ेंगे। रेजोनेटिंग असाइड, देखो रेजोनेट का मतलब होता है गूंजना, असाइड का मतलब होता है किसी को हटाना, तो ये तो सेंस नहीं बन रहा, गूंजना हटाना क्या सेंस है। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। क्या लिख रहा हूं मैं भाई साहब, अलावा लिखना भूल गया क्या, अलावा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि रेजोनेटिंग बिसाइड्स मतलब वो गूंज रहा था डार्कनिंग ग्रीनरी के बगल में, बगल में नहीं, डार्कनिंग ग्रीनरी में ही गूंज रहा था वो, तो ये तो नहीं हो सकता, एक ही सेंस बन रहा है ओवर का, रेजोनेटिंग ओवर। ठीक है, ऑल एट वंस इट वॉज एज इफ द एंटायर सीन बिफोर देम वॉज डैश बाय दैट वॉइस, ऐसा लगा कि वो जो पूरा का पूरा जो माहौल है ना, वो इस आवाज से डैश हो गया। और अगला लाइन प्लीज पढ़ना, लिखा है इन्फ्यूज्ड विद अनएक्सपेक्टेड लाइफ, उम्मीद नहीं थी ऐसा ऐसा जीवन उनके अंदर आ गया। इसका मतलब यह है कि उस आवाज से ऐसा कुछ हुआ कि ऐसा फील हुआ कि पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है उसके आसपास में वो जाग गया। तो यहां तो कोई पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए था। चाहिए लाइन आप समझ पाए, ये लाइन अगर समझ गए तो फिलअप कर लोगे तुरंत। यहां कोई पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए, आइए ऑप्शन पे। बिलेटेड मतलब होता है बीता हुआ, सुना होगा आपने बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, ठीक है, कि बीता हुआ, नेगेटिव वर्ड है ना। लैप्स्ड बर्बाद हो जाना, नेगेटिव वर्ड है ना। अनट्राइड जिसे ट्राई नहीं किया गया, नेगेटिव वर्ड है ना। अवेकेंड जगा दिया, और ये हमारे कंटेक्स्ट में बिल्कुल ठीक था कि एक ऐसी आवाज आई कि ऐसा लगा कि आसपास का पूरा माहौल जाग गया और सबके अंदर जीवन आ गया, बिल्कुल ठीक लग रहा है। आगे बढ़ेंगे। द वेस्टर्न स्काई स्ट्रीक्ड विद बैंड्स ऑफ पेल गोल्डन पर्पल, द टू हाउसेस स्टैंडिंग ग्रे एंड डिस्कंसोलेट अगेंस्ट द स्काई, द डैश ऑफ ट्रीज कास्टिंग डीप ब्लैक शेडोज, ट्रीज का डैश जो कि जिसकी परछाई जमीन पर पड़ रही थी, तो ट्रीज के किस पोर्शन की परछाई जमीन पर पड़ेगी, ट्रांजिशन, ट्रीज का ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव, पेड़ों के बदलने की परछाई पड़ रही थी, नहीं सेंस नहीं है। पेड़ों के जो तने होते हैं, जो ब्रांचेस होते हैं, उसकी परछाई पड़ रही थी, ये तो ठीक लग रहा है, ब्रांचेस तो ट्रीज के ही होते हैं। ट्रीज का जो पैक होता है, पैक का मतलब होता है झुंड, आपने सुना होगा पैक ऑफ वुल्व्स, भेड़ियों का झुंड, तो पेड़ों का झुंड जिसकी परछाई पड़ रही थी, झुंड पैक ट्रीज के लिए नहीं लगता। मटेरियल ऑफ ट्रीज, ट्रीज का मटेरियल जिसकी परछाई पड़ती है, तो ये तो एब्सोल्युटली नॉनसेंस है। आंसर क्या होगा, ब्रांचेस, क्योंकि हम बात कर रहे थे पेड़ के डैश की जिसकी परछाई जमीन पे पड़ रही है, तो ब्रांचेस ही हैं, उनके जो तने हैं उनकी परछाई। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा क्लीन कर दे रहा हूं, बहुत गंदा लग रहा है देखने में। द सेम वॉइस दैट डैश एवरीथिंग सडनली टू लाइफ ऑल्सो ड्रू देम इनटू अनदर, लिखा हुआ वही वॉइस जिन्होंने उन्हें डैश किया था। द सेम वॉइस दैट चिजल्ड लाइटेंड ब्रॉट ट्रांजैक्टेड, ठीक है। एक चीज बोल रहा हूं, आंसर तुरंत हो जाएगा, बाकी मैं ऑप्शन एलिमेंट करके तो दिखाऊंगा ही, नोट करना। ईडीएम है, लिखने की जगह कम है, लिखो तो ब्रिंग टू लाइट, लाइट सॉरी लाइफ, ब्रिंग टू लाइफ, जिसका मतलब होता है किसी को जीवन प्रदान करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत प्यासे हो, मतलब इतने प्यासे हो कि आप ऑलमोस्ट यू आर ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग, आप मरने वाले हो, मैं आपको पानी दे दूं, इट ब्रिंग्स यू टू लाइफ ना, आपको जीवन देता है ना वो वापस। सो ब्रिंग टू लाइफ का मतलब होता है जीवन किसी को सौंपना फिर से। यहां क्या लिखा हुआ था, वही वॉइस जो कि सबको अचानक से जिसने जीवन सौंप दिया था, ऊपर हमने पढ़ा था यहां पे कि उसने सबके अंदर जीवन भर दिया, यहां पे भी वही लाइन है। इसका मतलब ब्रिंग टू लाइफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चिजल्ड लाइटेंड ब्रॉट टू लाइफ, ब्रिंग का पास ब्रॉट होता है, आंसर कौन सा होगा, ब्रॉट होगा। ये तो तब हुआ जब आपने बहुत रीडिंग करी है, आपको ये एक अक्यूमेंट आप में डेवलप्ड है कि कहां पे क्या होना चाहिए। चलो आपने नहीं करी रीडिंग, तब कैसे बनाएंगे, आ जाओ ऑप्शन एलिमेंट करते हैं। पहला वर्ड है चिजल्ड, चिजल्ड का मतलब होता है शार्प। ये आमतौर पर किसी की बॉडी का फीचर होता है कि बॉडी बहुत चिजल्ड है। फॉर एग्जांपल ऋतिक रोशन है ना,
शर्टलेस हो जाए तो एकदम बिल्कुल इंसान को कॉम्प्लेक्स दे दे। बहुत चिजल्ड बॉडी है, ठीक है, बहुत ही शार्प बॉडी है, बहुत शार्प फीचर्स हैं, उसको चिजल्ड कहा जाता है। तो क्या आवाज सबको चिजल किया था? आवाज ने सबको शार्प बनाया था? नहीं। आवाज ने क्या रोशनी फैलाई थी? नहीं। आवाज ने क्या लेन देन किया था? ट्रांजैक्टेड का मतलब होता है लेन देन। हम लोग यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो पैसा ट्रांजैक्ट हो रहा है, लेन देन हो रहा है। ये तो प्रॉफिट एंड लॉस वाली बात हो जाएगी, वो तो था नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ब्रॉट एवरीथिंग टू लाइफ, सबको जीवन दिया जिसने, वो क्या कर रहा है, वो अब लोगों को दूसरे तरफ, दूसरी दुनिया में लेके जा रहा है। मतलब वो आवाज इतनी ज्यादा अच्छी है ना, मतलब इट्स लाइक के विराट कोहली का कवर ड्राइव, रोहित शर्मा का पुल शॉट, है ना, या फिर सोनू निगम की आवाज, कि आप बस सुन रहे हो और आप मंत्रमुग्ध होते जा रहे हो। वही वाली बात है, गुलजार साहब की शायरी, ठीक है। तो क्या लिखा है कि अ वर्ल्ड दैट वाज नॉर्मली हिडन, वो एक ऐसी दुनिया में आपको लेके जा रहा था ये आवाज, जैसे कि वो दुनिया जो आमतौर पर छिपी हुई थी। अ वर्ल्ड दैट डैश इनटू एटर्निटी, एक दुनिया जो आपको किधर लेके जा रही है? एटर्निटी, अनंत की तरफ लेके जा रही है आपको। सो अ वर्ल्ड दैट प्लीडेड फॉर, देखो प्लीड का मतलब होता है गिड़गिड़ाना, जो आपको अनंत काल की तरफ गिड़गिड़ा रही है, कोई सेंस नहीं है। अ वर्ल्ड दैट आस्क्ड फॉर इनटू इटर्निटी, आस्क्ड फॉर के साथ इनटू नहीं आ सकता, दोनों लगातार प्रीपोजिशन हो जाएंगे, नहीं हो सकता। अ वर्ल्ड दैट हैंडेड ओवर इनटू इटर्निटी, एक दुनिया, ऐसी दुनिया जिसने अनंत काल को सौंप दिया है। क्या सौंपा भाई अनंत काल को? सेंस नहीं है। अ वर्ल्ड दैट स्ट्रेच्ड आउट इनटू एटर्निटी, एक ऐसी दुनिया जो कहां तक जाती है। स्ट्रेच आउट का मतलब होता है वृद्धि करना किसी चीज की, बढ़ाना किसी चीज को। एक ऐसी दुनिया जो कहां तक जाती है? अनंत काल तक। मतलब वो जो आवाज है वो आपको उस दुनिया में लेके जा रही है जिस दुनिया का अंत एटर्निटी में होता है। वो दुनिया खींचकर आपको अंत काल तक लेके जाती है, अनंत काल तक लेके जाती है। बहुत बढ़िया पैसेज था, है ना, मजा आ गया बिल्कुल। आई होप इस वीडियो के थ्रू मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया, आपकी तैयारी को मैं और बेहतर कर पाया। अगर ऐसा है तो अपना काम मत भूलना, अपनी ड्यूटी मत भूलना। क्या करना है? नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि कितने करेक्ट किए और ये आखिरी वाले पैसेज में कितना करेक्ट हुआ था, ठीक है। ऐसे और वीडियोस चाहिए तो भी बताना, पढ़ाई कैसा लग रहा है वो भी बताना, कोई कंप्लेंट्स है तो वो भी बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।